पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से चाचा और भतीजे की जंग देखने को मिल रही थी उसका अब पटक्षेप हो चुका है और इस पूरे जंग में जो जीत है वो भतीजे चिराग पासवान की हुई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच पिछले तकरीबन 2.5-3 सालों से जो तकरार की स्थिति देखने को मिल रही थी और दोनों ऐसा लगता था कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए थे, रिश्ते इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे, तो उसका जो है कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जो है वो एनडीए पर भी देखने को मिल रहा था। लेकिन कल जिस तरीके से आधिकारिक रूप से ये घोषणा कर दी गई कि चिराग पासवान ही अब एनडीए का हिस्सा रहेंगे और बीजेपी को पशुपति पारस की कोई जरूरत नहीं है अब गठबंधन में, ये साफ हो गया है। उसके बाद अब बड़ा सवाल ये है कि पशुपति पारस की भविष्य की राजनीति क्या होगी। क्या वो इतनी कह सकते हैं जो उनके साथ एक सीट नहीं दिया गया है उनको, उनकी अनदेखी की गई है एनडीए में, उसके बावजूद भी क्या वो एनडीए में बने रहेंगे या फिर वो अपने विकल्प तलाशेंगे। विकल्प क्या हो सकता है? विकल्प हो सकता है इंडिया गठबंधन में शामिल होना, विकल्प हो सकता है निर्दलीय चुनाव लड़ना। तो ये अब सब कुछ जो है वो बड़ा सवाल है पशुपति पारस के भविष्य को लेकर। देखिए, दरअसल कल आधिकारिक रूप से ये घोषणा हो गई कि बिहार में बीजेपी चिराग पासवान को ही अपना भविष्य का साथी मानती है और चिराग पासवान युवा हैं, उनके पास वोट बैंक है और इसीलिए बीजेपी ने चिराग पर ही दांव लगाया और इकलौते सांसद की पार्टी यानी चिराग की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके इकलौते सांसद है चिराग पासवान। लेकिन बीजेपी ने एक सांसद वाली पार्टी को 5 लोकसभा सीट दे दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए, जो साफ तौर पर दिखाता है कि चिराग की क्या अहमियत है बिहार में, खासकर दलित वोट बैंक, पासवान वोट बैंक जो उनके पास है तकरीबन 6%। बीजेपी को उसका एहसास है और इसीलिए बीजेपी ने भी चिराग पर ही दांव लगाया है और चाचा पशुपति पारस को साइडलाइन कर दिया है। आज पशुपति पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया। वो मंत्री थे तो केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने एनडीए छोड़ने का फैसला नहीं किया है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पशुपति पारस इतना होने के बाद भी एनडीए में बने रहेंगे या फिर इंडिया गठबंधन में जाएंगे, यानी कि बिहार महागठबंधन में। दरअसल खबर यह है कि पशुपति पारस जो है वो संपर्क में है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के, और अब देखने वाली बात होगी कि क्या एनडीए से ठुकराए जाने के बाद लालू और तेजस्वी क्या पशुपति पारस को भाव देंगे। क्या पशुपति पारस की इतनी राजनीतिक हैसियत है कि उनको 1 या 2 सीट जो है वो महागठबंधन में मिल सके। दरअसल जो हमें सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि पशुपति पारस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस भी जो है वो महागठबंधन नहीं है, क्योंकि महागठबंधन को भी पशुपति पारस की राजनीतिक हैसियत का पता है। उन्हें मालूम है कि पशुपति पारस कोई दलित के बड़े फेस भी नहीं है, यानी कि बड़ा चेहरा नहीं है बिहार में, ना ही उनके पास बहुत ज्यादा वोट बैंक है। तो ऐसे में उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है इसका एहसास एनडीए को तो हो ही गया, बीजेपी को तो हो ही गया, इसीलिए उन लोगों ने चिराग को चुना। लेकिन महागठबंधन में भी हालत कुछ ऐसी ही है कि लालू और तेजस्वी भी जानते हैं कि अगर पशुपति पारस को महागठबंधन में ले भी लिया जाता है तो उनको अगर 1 या 2 सीट भी अगर दी जाती है तो ऐसा संभव है कि उस सीट पर हार इंडिया गठबंधन की या फिर महागठबंधन की तय हो, और इसीलिए बहुत ज्यादा तवज्जो जो है वो पशुपति पारस को महागठबंधन में भी नहीं दिया जा रहा है। हालांकि महागठबंधन के एक बड़े नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है कि पशुपति पारस का स्वागत है महागठबंधन में। तो स्वागत तो है, चलिए अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन इस स्वागत का आगे क्या होना है? क्या महागठबंधन में अगर पशुपति पारस आते हैं तो क्या उनको लड़ने के लिए सीट दिया जाएगा कि नहीं?
एक सीट कम से कम पशुपति पारस खुद के लिए अगर वो चाहते हैं तो क्या लालू उनको एक सीट देंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके की हम जिक्र कर रहे हैं पशुपति पारस की राजनीतिक हैसियत का, उसमें ऐसा लगता नहीं है कि लालू भी बहुत ज्यादा पशुपति पारस को तवज्जो देने के मूड में हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पशुपति पारस के राजनीतिक सफर का द एंड अब हो चुका है। एक तरफ जहां पशुपति पारस कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन से आउट हो चुके हैं, हालांकि उन्होंने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उन्हें एक भी टिकट नहीं लड़ने के लिए दिया गया है, एक भी सीट नहीं दी गई है एनडीए में। यानी कि एक तरफ जहां पशुपति पारस को एनडीए से आउट कर दिया गया है, वहीं एक बड़े नेता जो हैं वो अब राजनीति में एंट्री भी करने वाली हैं, यानी कि राजनीति में इन होने वाली है। पारस आउट, रोहिणी आचार्य इन। दरअसल हम बात कर रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी जो सिंगापुर में रहती हैं और सिंगापुर में रहते हुए भी बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रहती है, पल पल की खबरों पर नजर रहती है और सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की राजनीति में हर हलचल पर नजर रहती है और हर हलचल पर वो अपनी टिप्पणी भी देती हैं। और खबर यह है कि रोहिणी आचार्य अब राजनीति में इन होने वाली हैं, यानी कि राजनीति में उनकी एंट्री होने वाली है और संभवतः आगामी लोकसभा चुनाव में लालू अपनी इस बेटी को जो है वो चुनाव लड़वाएंगे। यानी कि मीसा भारती के बाद अब लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य भी राजनीति में एंट्री कर सकती हैं और उनके लिए जो सीट इस वक्त मुफीद साबित हो सकती है वो है सारण लोकसभा सीट, जहां से 3 बार पूर्व में लालू प्रसाद खुद सांसद रह चुके हैं। तो एक तरीके से कहें वहां पर आरजेडी का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। लालू वहां से 3 बार सांसद रह चुके हैं। राबड़ी देवी ने भी वहां से 2014 में चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त उनकी वहां से जीत नहीं हो पाई थी, वो तकरीबन 41,000 वोटों से वहां हार गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या रोहिणी आचार्य अब राजनीति में इन कर चुकी हैं, क्योंकि बीते 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जो जन विश्वास महारैली हुई थी उस दौरान पहली बार रोहिणी आचार्य राजनीतिक माहौल में जो है मंच पर नजर आई थी। विपक्ष के कई नेता वहां मौजूद थे, लालू परिवार वहां मंच पे मौजूद था और वहां रोहिणी आचार्य भी मौजूद थी। और जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि क्या ये रोहिणी आचार्य की पॉलिटिकल डेब्यू है, यानी कि क्या राजनीति में एंट्री के संकेत हैं। दरअसल रोहिणी आचार्य को लेकर बिहार के लोगों में बहुत ज्यादा प्यार भी है, और हो भी क्यों ना, रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी अपने पिता लालू प्रसाद को देकर उनकी जिंदगी बचाई है और इसीलिए रोहिणी की एक अलग शख्सियत है लालू परिवार में। और बिहार की जनता ने भी उनकी इस जज्बे को, उन्होंने जो किया था, अपनी एक किडनी जो है वो दान की थी, उसके बाद उनकी छवि जो है बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं बिहार के लोगों में जो है अच्छी एक मैसेज छवि चली गई थी, एक अच्छा मैसेज गया था कि आखिर बेटियां देखिए किस तरीके से पिता की दुलारी होती हैं और अपनी किडनी देकर उन्होंने जान भी बचाई। और उसके बाद से ही कयास लगाया जाना शुरू हो गया था कि क्या रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। और अब डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि लालू परिवार के बेहद करीबी भी हैं, एमएलसी भी हैं और छपरा से ही आते हैं, यानी सारण से आते हैं, उन्होंने भी अब मांग कर दी है कि सारण की जनता, सारण के कार्यकर्ता चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य को ही लोकसभा चुनाव में सारण का उम्मीदवार बनाया जाए और कोई दूसरा उम्मीदवार आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, आरजेडी के समर्थकों को पसंद नहीं होगा, स्वीकार्य नहीं होगा। और इसीलिए अब रोहिणी आचार्य को लेकर जो है वो संभावनाएं काफी तेज हो गई हैं कि वो सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इस सीट से लालू ने भी 1977 में जो है उन्होंने जब राजनीति की शुरुआत की थी तो 29 साल की उम्र में वो यहाँ से जीते थे और उसके बाद 1989 और 2004 में भी लालू ने यहाँ से जीत हासिल की थी और सांसद बने थे। तो एक मुफीद सीट है ये लालू परिवार के लिए। और ऐसे में अगर रोहिणी आचार्य
राजनीति में प्रवेश करती हैं, चुनाव लड़ती हैं, तो लालू परिवार की वो छठी सदस्य होंगी जो राजनीति में प्रवेश करेंगी। पहले खुद लालू प्रसाद, दूसरा उनकी पत्नी राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तीसरे मीसा भारती जो कि राज्यसभा सांसद हैं, चौथे तेजस्वी यादव जो कि पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, पांचवें तेज प्रताप यादव जो कि पूर्व में बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, अभी भी वो विधायक हैं, और रोहिणी अगर राजनीति में आती हैं तो वो लालू परिवार से आने वाली छठी सदस्य होंगी जो राजनीति में प्रवेश करेंगी। और इसके बाद परिवारवाद के भी जो आरोप हैं अब लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद को परिवार से आगे कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ दिखता नहीं है, इस तरीके का आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल रोहिणी आचार्य को लेकर अब बहुत ज्यादा संभावनाएं जो है वो दिख रही हैं कि वो सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या लालू रोहिणी पर दांव लगाएंगे और क्या लालू की ये बेटी जो है, जो सिंगापुर में रहती है, वो अब बिहार की राजनीति में एंट्री करने वाली हैं। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की तमाम बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।